राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। ममता अपने 5 साल के बेटे की उंगली पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने ले जा रही थी। साथ ही उसका 1 साल का बेटा जिसे वह अपने सीने से लगाए थी। ममता तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। स्कूल थोड़ी ही दूरी पर था, इसीलिए उसने कोई बस नहीं लगाया हुआ था। वह खुद ही बच्चे को छोड़ने और लेने जाया करती थी। ममता का पति पुष्पराज, वह अपनी ड्यूटी पर चला गया था। तभी ममता को कोई आवाज देता है, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। ममता पीछे मुड़कर देखती है। यह कोई और नहीं, वही बूढ़ा व्यक्ति था जो रोज ममता के घर के बाहर थोड़ी दूर पर उसके घर की तरफ नजरें लगाए रहता था। ममता डर के मारे कांपने लगी। जल्दी जल्दी वह अपने बड़े बेटे को स्कूल छोड़ने की बजाय वापस लौटकर घर की तरफ भागी और अपना दरवाजा बंद कर लिया। हाँफने लगी। जल्दी से अपने पति पुष्पराज को फोन कर दिया। मैंने आपसे कहती थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति रोज हमारे घर के सामने थोड़ी दूर पर बैठकर घर की तरफ देखता रहता है, बस कहीं और नहीं। उसकी नजर हमारे तरफ ही है। देखो, हमें तो यह कोई चोर लग रहा है। पुष्पराज कहता है कि तुम घर के दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लो और डरना मत। मैं अभी पुलिस को लेकर पहुंचता हूँ। ममता ने कहा, मैंने सब बंद कर लिया है। मैं बंटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए मैं आज उसे घर पर लेकर वापस चली आई और छोटे को भी अपने गोद में ही रखी हूँ। जल्दी से आ जाओ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। इसकी नजर पक्का मेरे छोटे की तरफ है। यह बच्चा चोर ही है। मेरे छोटे को उठा ले जाएगा, मुझसे दूर कर देगा। मैं क्या करूंगी? हे भगवान, तुम किस जगह पर रूम ले लिए हो? यह सोचकर वह बहुत घबराई हुई थी। उसका हाथ पैर कांप रहा था। कलेजे की धड़कन जोर से धक धक कर रही थी। और उधर यशवंत भी पुलिस को फोन कर देता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ये 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति कौन हैं और आखिर ममता के पीछे क्यों पड़े हैं। क्यों ममता के घर के सामने जब से वह आई है बैठे रहते हैं और जब भी ममता बाहर निकलती है तो उससे बात करने की कोशिश करते हैं और ममता उसे देखकर डर जाती है। ममता के पति पहले दिल्ली में रहा करते थे, पुष्पराज। ममता वहां पर अपने पति के साथ काफी खुश रहा करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के एक सिटी भोपाल में पुष्पराज का ट्रांसफर हो जाता है। पुष्पराज ने अपना खुद का मकान भोपाल में ले लिया था और अपने 2 बेटों और अपनी पत्नी ममता के साथ भोपाल की एक कॉलोनी में अपने खुद के मकान में रहने लगता है। पहले तो दिल्ली में ममता भी नौकरी करती थी, क्योंकि वह वहां पर अपने बच्चों के लिए मेट लगाकर रखी थी, बेबी केयर के लिए। लेकिन यहाँ अभी उसे आए हुए 15-20 दिन ही हुए थे। उसने अपने बड़े बेटे का एडमिशन भी करवा दिया था, जो कि नजदीक में ही था। 10 मिनट की दूरी पर चल के जाना पड़ता था। प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। ममता खुद बड़े वाले बेटे बंटी को छोड़कर आती थी और छोटू को अपने पास रखती थी। ममता भी चाहती थी कि मैं नौकरी भोपाल में कहीं प्राइवेट देखकर करूं, लेकिन उसे यह था कि उसके छोटू को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। नई जगह थी, इसीलिए उसे अभी थोड़ी परेशानी हो रही थी। अभी ममता से अच्छी आस पड़ोस में जान पहचान भी नहीं हुई थी। आने जाने वाली औरतें ज्यादा कुछ तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती, ममता भी मुस्कुरा देती। बस 1-2 लेडीजों से थोड़ी बात हुई थी, क्योंकि अभी जब ममता ने घर शिफ्ट किया तो घर के अंदर ही बहुत सारे काम हो जाते थे और ममता को समय नहीं मिल पाता कि कोई नजदीक के पार्क में बच्चों को लेकर घुमाने जाती। वह जल्दी से तैयार होकर जैसे तैसे बंटी को स्कूल छोड़कर आती और फिर घर को सजाने संवारने में लगी रहती थी। एक दिन वह घर के सारे कपड़े धोकर पर्दे चादर वगैरह छत में सुखाने जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है उसके घर के रोड के दूसरे साइड में एक बूढ़े व्यक्ति पर, जो उसके ही घर की तरफ देख रहा था। ममता ने सोचा, यह कोई संयोग होगा जो मेरी तरफ देख रहा। लेकिन जब वह कपड़े डालकर जाने लगती है तो फिर उसने देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति की नजर उसकी तरफ ही थी। उसे थोड़ा अजीब सा लगा कि यह बूढ़ा व्यक्ति
आखिर इतना बार बार मेरी तरफ ही क्यों देख रहा? फिर ममता नीचे चली जाती है। मन में सोचती रहती है। वह उस दिन पुष्पराज से कुछ नहीं कहती, लेकिन दूसरे दिन जब वह कपड़ों को उठाने जाती है, तो उसने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर फिर से बैठा और उसके ही घर की तरफ देख रहा था। ममता को तो ये आज संयोग नहीं लगा कि आज भी वह व्यक्ति उसी जगह पर बैठकर मेरी तरफ ही देख रहा है। वह काफी घबरा सी गई और जल्दी जल्दी से कपड़ों को खींचकर सीढ़ियों से उतरते हुए घर आ गई। उसने अपने छोटे बच्चे को पकड़कर रखा। वह मन में सोच ही रही थी कि यह कोई चोर है। यह जरूर बच्चा चुराने के लिए रोज आता है। वह अब दरवाजे को 1 मिनट के लिए भी नहीं खोलती थी और अपने बड़े बेटे को हाथ पकड़कर वह बंडी को स्कूल छोड़ने जाती और हाथ पकड़कर ही वापिस आती थी। वह काफी डरी सहमी सी लगती थी। उसका अभी पड़ोस में भी इतना जान पहचान नहीं था कि वह किसी से पूछे। आखिर उसे उस नई सी जगह में 15 दिन आए हुए तो शिफ्ट हुआ था। वह शाम को पुष्पराज से कहती है कि यहाँ देखो, मैंने 2 दिन से देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति मेरी घर की तरफ ही देखता हुआ और मैं निकलती हूँ तो मेरी तरफ ही देखता है। पुष्पराज ने कहा कि होगा कोई, बस तुम हमेशा किसी न किसी के ऊपर शक करती रहती हो। ममता इस बात को भुला नहीं पाई और पुष्पराज इस बात को इग्नोर कर देता है। एक दिन ममता अपने बच्चों को छोड़ने जब स्कूल जा रही थी और वह बूढ़ा व्यक्ति उसे पीछे से आवाज देने लगता है, तो ममता डर जाती है और अपने पति पुष्पराज को फोन कर देती है। अपने दोनों बच्चों के साथ घर में आकर दरवाजा बंद कर लेती है। पुष्पराज भी घबरा गया था क्योंकि ममता ने पहले ही कंप्लेन किया था। आज वह व्यक्ति ममता का पीछा कर रहा है। उसे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि उसने पहले ही ममता के कहे हुए बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह अब पुलिस को लेकर अपने मोहल्ले में पहुंचा। ममता का दरवाजा बंद था। वह दोनों बच्चों को लेकर घबराई हुई घर के अंदर थी। पुलिस वहां आ जाती है। उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जो पता चला उसे सुनकर पैरों तले जमीन सरक जाएगी। आपका हृदय कांप उठेगा। पड़ोसियों से भी पूछा गया। उसके बारे में सारी जानकारी पुष्पराज को हो जाती है और पुलिस वाले उसे पुष्पराज को समझाकर चले जाते हैं। पुष्पराज ने दरवाजा ठोका। ममता ने डरते सहमते हुए दरवाजा खोला और अपने पति को देखकर उसे चिपक गई। ओ पुष्पराज, तुम मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। तुमने ऐसी कौन सी जगह पर ये फ्लैट ले लिया है? देखो, आज बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। वह बुढ़ा हमारा पीछा कर रहा था और मैं किसी तरह से भागते हुए दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर आई। पुष्पराज कहता है, डरो मत, पहले मेरी बात तो सुनो। लेकिन जब ममता ने देखा कि पुष्पराज के पीछे वह बूढ़ा व्यक्ति भी था, वह और घबरा गई। अरे पुष्पराज, यही तो है। अब तुम इसे घर लेकर क्यों आ गए? पुष्पराज उसे समझाते हुए कहता है, ममता थोड़ा शांति में रखो। चलो बताता हूँ, सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। ममता डरी सहमी थी और वह बूढ़ा व्यक्ति बाहर ही खड़ा रह जाता है। पुष्पराज अंदर आकर कहता है, इनसे डरने की कोई बात नहीं। इनका नाम दीनदयाल जी है। ममता, मेरी बात सुनो। यह घर उन्हीं का है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ममता ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है पुष्पराज? यह घर उनका है? यह घर तो तुमने अपने किसी दोस्त यशवंत से खरीदा है। ममता की बातें सुनकर पुष्पराज समझाते हुए कहता है, सुनो, सच्चाई तो यही है कि इस घर को मैंने यशवंत से खरीदा है और यह घर हमारा ही है। लेकिन इससे पहले इस घर के मालिक यह दीनदयाल जी हुआ करते थे। दीनदयाल जी की बड़ी ही दुखद कहानी है। एक समय पर दीनदयाल जी ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। उनका बेटा यशवंत दिल्ली में पढ़ाई करता था, लेकिन उसे इंजीनियरिंग की नौकरी विदेश में मिल जाती है। वह 1 साल के लिए चला जाता है। 1 साल हो गया था। माँ की इधर तबीयत खराब होने लगी थी। दीनदयाल जी अब ट्रक चलाने के लायक नहीं, काफी कमजोर हो गए थे। इसीलिए वह घर पर ही रहा करते थे। आस पड़ोस में सब्जियों का ठेला लगाकर अपने घर का गुजारा कर लिया करते थे और यशवंत उनके लिए कुछ पैसे नहीं भेजता था। दूसरा साल चल रहा था यशवंत को विदेश गए हुए कि उसकी माँ की तबीयत खराब हुई और वह दुनिया छोड़कर चली गई। माँ के जाने के 3 महीने के बाद यशवंत लौटकर आया और माँ के लिए दिखावे का दुख जाहिर करने लगा।
दीनदयाल जी ने कहा, बेटा अब मैं अकेला हो गया हूँ, तुम यही मेरे साथ रहो। लेकिन एक दिन यशवंत ने कहा, पापा मेरे यह पेपर पर साइन कर दो, मैं यहाँ एक बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे लोन लेना है। यशवंत की बातें सुनकर दीनदयाल जी बेटे के पेपर पर साइन कर देते हैं और वह पेपर कोई और नहीं, प्रॉपर्टी का पेपर था जिसको यशवंत ने अपने नाम करवा लिया था, यही घर। फिर इस घर को यशवंत ने मुझसे बेचने के लिए बात किया, क्योंकि दिल्ली में वह पढ़ता था और पुष्पराज उसका दोस्त था। पुष्पराज ने कहा, जब मेरा भोपाल के लिए ट्रांसफर हो ही गया है तो यशवंत का घर ले लेता हूँ। यशवंत यह सारी बात नहीं बताया था कि मेरी माँ अभी खत्म हुई है और मेरे पिता जिंदा हैं, वरना मैं उसका यह घर कभी नहीं लेता। वह अपने पिता को कुछ दिनों के लिए वृद्धा आश्रम छोड़ दिया, यह कहकर कि पापा यहाँ अकेले मत रहो, जब तक मैं लोन लूंगा और थोड़ा मुझे परेशानी होगी मैं घर पर वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं व्यस्त रहूंगा, कहीं भी रह सकता हूँ। कभी होटल में मेरे दिन रात गुजर जाएंगे तो कभी बाहर। यह कहकर वह विदेश चला जाता है और अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया था। और जब वह वृद्धा आश्रम से देखने आए कि आखिर मेरा बेटा इतने दिन हो गए लौटकर क्यों नहीं आया और उन्होंने पता लगाया, तो वह समझे कि यह हमारा बेटा घर बेच दिया है, इसीलिए वह वहां पर बैठकर घर की तरफ ही देख रहे। वह बेचारे इतने दुखी और ईमानदार व्यक्ति हैं कि हम लोगों से पूछने नहीं आए कि हमने घर क्यों खरीदा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा कोई दोष नहीं है। पुलिस वाले और मोहल्ले वालों ने इस बात को सही साबित किया है। सारा मोहल्ला दीनदयाल जी को जानता है, पुलिस भी जानती है यह पहले का उनका ही घर है। उनके बेटे ने धोखे से हमें बेच दिया है। अब उनका बेटा विदेश चला गया है और दीनदयाल जी की ममता उनको उनके घर के बाहर खड़े होने के लिए मजबूर करती है। इस घर से उनकी जो माया है उनके दिल से जा नहीं रही है, इसीलिए वह काफी दुखी होकर इस घर की तरफ देखते हैं। कल जब तुमसे वह पीछे से आवाज दे रहे थे तो वह सिर्फ यही कहना चाहते थे कि बेटी मुझे एक बार अपने घर के अंदर देखने दो, मेरे घर में मेरी कुछ जरूरी चीजें थी वह मुझे वापिस कर दो। उनकी पत्नी की तस्वीरें, उनके बेटे की बचपन की तस्वीरें, कुछ यादें जिसके लिए वह तुमसे पूछना चाहते थे। यह बातें सुनकर ममता को थोड़ा तकलीफ होती है। उसे बुरा लगता है कि मैंने एक 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति पर इतना गंदा आरोप लगाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक पल के लिए ममता फिर से कहती है, पुष्पराज हमने इस घर को खरीदा है, उसका क्या होगा? पुष्पराज कहता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, घर हमारा ही है, क्या ये थोड़ी ना घर ले लेंगे। अब बाहर निकलकर पुष्पराज दीनदयाल जी से कहता है, आइए अंकल जी, आप देख लीजिए अपने घर को। और हाँ, हमारे पास कोई इस घर की पुरानी चीजें नहीं है, क्योंकि हमने इस घर में सफाई वाले को लगाकर सारी चीजें बाहर निकलवा दिया था। उस सफाई वाले को बोला था कि कहीं कबाड़ खाना होगा तो वहां ले जाकर रख दो या तुम बेच लो। अंकल मुझे माफ कर देना, शायद आपकी कोई पुरानी चीजें इस घर में नहीं मिलेगी। पुष्पराज की बातें सुनकर दीनदयाल जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। ममता घर के एक साइड में हो जाती है। दीनदयाल जी घर में घुसते ही ऐसी निगाहों से देख रहे थे जैसे वह उन घर को देखकर अपनी आंखों की पूरी प्यास बुझा लेना चाहते थे। उस घर के हर कोने कोने में वह नजर दौड़ाकर देखने लगे और फिर बाहर आते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद बेटा, आपने हम पर बड़ी कृपा की जो एक बार इस घर को फिर से देखने दिया। बस अब मैं वापिस वृद्धा आश्रम चला जाऊंगा। पुष्पराज अंदर आकर ममता से कहता है, ममता यह व्यक्ति भले इंसान लगते हैं, दुखी भी हैं, क्यों ना एक काम करे कि इनको यहाँ अपने घर पर ही रख लें। यह सुनकर ममता चौंक जाती है, कैसी बातें करते हो, किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर पर कौन रख सकता है। पुष्पराज समझाते हुए कहता है, देखो मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यह अंकल हमारे घर में रहेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा और फिर तुम चाहती हो कि कोई छोटू को संभालने वाला और बंटी को स्कूल छोड़ने और लेने वाला होना चाहिए ना। अगर ये अंकल हमारे घर पर रहेंगे, दोनों बच्चे को संभालेंगे, इस मोहल्ले वाले सब इनको जानते हैं, यह बहुत ही शरीफ और अच्छे इंसान है, सबने इनकी तारीफ की है।
ये हमारे बच्चों को संभालेंगे और अपने घर को देखकर खुश भी होंगे, तो तुम भी नौकरी पर जा सकती हो। एक पल के लिए ममता चुप हो जाती है, लेकिन फिर से कहती है, देखो जी, किसी अजनबी पर हम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। पुष्पराज कहता है, कि तुम नहीं कर सकती तो ठीक है, चलो, यदि कोई नौकर रखोगी तो वह तो और भी अजनबी होगा, मोहल्ले वाले भी उसे नहीं जानते होंगे। ममता फिर से एक पल के लिए चुप होकर सोचने लगती है। बात तो ठीक कह रहे हो पुष्पराज। तो फिर देखो, इस अंकल को भी कितना तनख्वाह दोगे? जाओ पूछो, कितने में काम करने को तैयार हैं? पुष्पराज ने कहा, इन्हें हम पैसे नहीं देंगे, नौकर की तरह नहीं रखेंगे, यह इस घर में रहेंगे, इनको अच्छा खाना कपड़ा, और फिर इन्हें पैसे की क्या जरूरत है? ममता को अब लगा कि यह बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वह नौकरी करेगी, और यहाँ अभी भोपाल में पुष्पराज को भी पैसे कम मिल रहे थे। ममता ने कहा, जाओ एक बार बात करो, क्या हुआ अंकल तुम्हारी शर्तों पर रहने को तैयार हैं? पुष्पराज बाहर निकलता है। दीनदयाल जी पुष्पराज को देखकर कहते हैं, बेटा जीते रहो, अब मैं जा रहा हूँ वृद्धा आश्रम में। पुष्पराज कहता है, अंकल जी रुकिए तो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते? उसकी बातें सुनकर दीनदयाल जी थैम से जाते हैं। क्या बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? यह घर तुम्हारा है, तुम लोग खुशी से रहो, तुमने अपनी मेहनत की कमाई से इस घर को खरीदा है। वह जाने लगते हैं आंखों में आंसू लिए हुए। लेकिन पुष्पराज कहता है, अंकल जी, हम अभी यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं, हमारे दो छोटे बच्चे हैं, और हमने अभी अपनी पत्नी ममता से भी बात कर लिया है, वह भी तैयार है आपको यहाँ रखने के लिए। आप हमारे दोनों बच्चों का ध्यान रखेंगे, और हमें यहाँ के बारे में जानकारी कुछ भी जरूरत है वह आप हमारा सहारा बनेंगे। आप यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं, आपको हर चीज मालूम है, और फिर आप इस घर से कितना प्यार करते हैं, आपकी इस घर में यादें जुड़ी है। तो अंकल जी, आपका भी काम हो जाएगा, और मुझे भी आपके रूप में सहारा मिल जाएगा। यह बातें दीनदयाल जी सुनकर समझ जाते हैं कि इन्हें भी एक नौकर की जरूरत है। वह समझते थे, लेकिन क्या करे, वह भी मजबूर थे दिल से, उन्हें भी उस घर को छोड़कर जाने का दिल नहीं करता था। दीनदयाल जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, किसी अजनबी को अपने साथ रखना। पुष्पराज ने कहा, आप अजनबी कहाँ हैं अंकल जी, सारा मोहल्ला सब आप लोगों को जानते हैं, सबने कहा कि आप अच्छे इंसान हैं। पुष्पराज की बात मानकर दीनदयाल जी वहीं रुक जाते हैं। ममता अब पहले तो कुछ दिनों तक उनके साथ अच्छे से भरोसा नहीं कर पाती थी, लेकिन अब दीनदयाल जी के काम और उनकी ईमानदारी को देखकर ममता उन पर भरोसा करने लगी थी। दीनदयाल धीरे धीरे चलकर उंगलियां पकड़कर बंटी को स्कूल तक छोड़ने लेकर जाते। हालांकि कुछ समय तक दोनों बच्चे दीनदयाल जी के पास नहीं जाते। कोई अजनबी व्यक्ति के पास भला बच्चे इतने जल्दी कैसे घुल मिल जाएंगे? लेकिन एक दिन स्कूल में अच्छा कोई प्रोग्राम था, जिसमें से दादा दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को आना था। लेकिन पुष्पराज के दोनों बच्चों का ना तो कोई दादा दादी और ही ना नाना नानी था। बंटी आकर कहता है, मम्मी हर बार तुम ही जाती हो, इस बार कोई पेरेंट्स मीटिंग नहीं है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के लिए बुलाया गया है। पुष्पराज कहता है, तो फिर दीनदयाल अंकल है ना, वही तो तुम्हारे दादाजी हैं, उनको लेकर जाओ। बंटी कहता है, नो पापा, वह अंकल नहीं जाएंगे, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, और फिर देखो वह कैसे लगते हैं। हमारे दोस्त के दादा दादी तो बहुत अच्छे हैं, जो एकदम स्मार्ट तरीके से हमारे स्कूलों में आते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पुष्पराज कहता है, अब हम दादा दादी कहाँ से ढूंढ कर लाए, तुमको लेके जाना है तो यही तुम्हारे दादाजी हैं, बता देना, लेकर जाओ। बंटी भी मजबूर हो जाता है, कहता है, ठीक है, तैयार कर दो मम्मी और भेजो। दीनदयाल जी बंटी के साथ उसके स्कूल के प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। आए हुए दादा दादी में से कुछ लोगों ने जाकर स्टेज पर अपने जीवन के अनुभव के बारे में दो चार बातें स्पीच के रूप में दिया, और जब दीनदयाल जी का नंबर आया तो वह भी बड़े आत्मविश्वास के पास विश्वास के साथ स्टेज पर पहुंच जाते हैं। और उन्होंने जो जो बातें कही उसे सुनकर वहां के प्रिंसिपल, वहां के मैडम और बच्चों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक एक बातें सच्ची थी। इतना बड़ा एक्सपीरियंस, यह देखकर तो सबकी तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। ऐसा लग रहा था कि एक एक बातें उनके हृदय से निकल रही है।
एक एक शब्द वहां पर आए हुए लोगों के सीने को चीर रही थी। उनके स्टेज छोड़ने पर इतनी तालियों की गड़गड़ाहट हुई, पूरा स्कूल गूंज उठा। फिर आई इनाम की बारी, तो सबसे पहला इनाम बंटी को मिला, उसके दादाजी के बोले हुए अच्छे शब्दों की वजह से। बंटी अपने हाथ में ट्रॉफी लिए घर पर आया और मम्मी को देते हुए कहा, मम्मी, दादाजी तो सुपर हीरो निकले। उन्होंने ऐसा भाषण दिया स्टेज पर कि पूरे सर और प्रिंसिपल सब उनकी ही बातें सुनते रह गए। आज जो कुछ किया था दीनदयाल जी ने, उसकी वजह से अब बंटी उनके करीब आ चुका था। उन्हें दादाजी कहने लगा था। अब धीरे धीरे छोटा वाला भी, जिसे छोटे के नाम से घर पे पुकारा जाता था, वह भी दादाजी के साथ रहने लगा था। एक समय ऐसा आया कि कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे दादाजी के साथ ही रहने लगे। ममता को अब काफी आराम मिलने लगा था और उसका समय भी बच जाता था। दीनदयाल जी बच्चों को तैयार कर लेते, कपड़े चेंज करते, बहुत सारी जिम्मेदारी बच्चों की संभाल लिए थे। तो एक दिन ममता ने कहा, अब क्यों न मैं नौकरी कर लूं। घर के कामों के लिए एक बाई लगा देती हूँ, वह खाना बना देगी, साफ सफाई कर देगी। बच्चे तो वैसे भी दादाजी के साथ ही रहते हैं। पुष्पराज को भी यह बात अच्छी लगी और ममता अब नौकरी करने लगी थी। घर पर उसने एक ऐसी बाई लगा दिया था जो खाना बनाने, बर्तन धोने, किचन का काम कर दिया करती थी और छोटे मोटे जो बाकी के काम रह जाते थे, दीनदयाल जी निपटा लेते। बच्चों को स्कूल से लेकर आते, छोटे को अपने हाथों से दिन भर दूध गर्म करके, कभी दलिया बनाकर कुछ न कुछ खिलाते ही रहते थे। ममता से ज्यादा ही दोनों बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा दिखने लगा था। मतलब कि जब ममता ध्यान रखती थी, उससे अच्छा स्वास्थ्य अब दीनदयाल जी के ध्यान रखने पर बच्चों का हो गया था। बच्चे भी काफी खुश रहा करते थे। वह दादाजी के साथ खेलते भी थे। कभी दादाजी घोड़ा बन जाते, कभी कमर दुखने लगती तो बैठ जाते, तो दोनों बच्चे हंसने लगते। दिन भर उनके साथ ही चिपके रहते, खेलते। यह देख पुष्पराज और ममता को बहुत अच्छा लगता था। वह एक फैमिली मेंबर जैसे हो चुके थे। ममता नौकरी पर जाने लगी थी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। जिंदगी के सफर में एक नया मोड़ आ जाता है। आज ममता के शादी के 8वीं सालगिरह थी। सुबह ही ममता अपने घर की साफ सफाई और कामों में लगी थी। उसने नौकरानी को भी सुबह बुला लिया था। दीनदयाल जी को पता नहीं था। उन्होंने पूछा, बंटी, आज मम्मी इतना काम क्यों कर रही है। उसने बताया, आज मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी है। यह सुनकर पुष्पराज जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने भी कहा, बेटी, अगर मेरे लिए कोई काम रहेगा तो बता देना। ममता ने कहा, आप बच्चों को संभालिए अंकल, काम बाई और हम मिलकर संभाल लेंगे। और ऐसा ही हुआ। पार्टी भी हुई और बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ निपट गया। सबके जाने के बाद ममता ने जो जेवर और साड़ियां पहनी थी, वह संभाल कर रखने के लिए उसमें ताकत नहीं थी, थक गई थी। उसने अपने जेवर को निकालकर बेड में ऐसे ही रख दिया, एक तरफ साड़ी फेंक दिया और फिर ममता सोचने लगी कि अब मैं इतना थक गई हूँ, इसीलिए गार्डन में जाकर थोड़ी खुली हवा में बैठती हूँ, उसके बाद आकर आराम करूंगी। वह शाम के टाइम गार्डन में निकल जाती है। घर पर दोनों बच्चे और अंकल जी अकेले रह जाते हैं। जब वह लौट कर आई तो क्या देखती है कि घर पर दीनदयाल जी नहीं थे। दोनों बच्चे ही घर पर टीवी के सामने बैठे हुए थे। ममता ने पूछा, बंटी, तेरे दादाजी कहाँ गए। बंटी कहा, दादाजी बोले अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कोई आवाज देगा तो खोलना मत, इसीलिए हमने नहीं खोला, आपकी आवाजें सुनकर ही खोला। वह अपने कमरे में गई तो देखकर सन्न रह गई। उसके जेवर जो कि उसके बेड में अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, एक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वह बाहर आकर कहती है, बंटी, दादाजी के हाथ में कुछ था क्या, क्या लेकर बाहर गए हैं। बंटी ने कहा, हाँ, एक छोटा सा बैग था जिसे दादाजी लपेट कर हाथ में पकड़े हुए थे। छोटा तो अभी कुछ समझता नहीं था, लेकिन बंटी ने इतना बताया कि ममता की धड़कनें बढ़ गई। दीनदयाल जी लूटकर चले गए, मेरे सारे गहने ले गए, मुझे कंगाल करके चले गए। ना जाने क्या क्या उन्होंने चुरा लिया होगा। इसी दिन के लिए मैं यशवंत को मना करती थी, किसी अजनबी को घर के अंदर मत लो, लेकिन वह मेरी सुनते ही कहाँ थे। वह आंखों में आंसू लेकर अपने पति पुष्पराज को फोन करती है, जो कि पार्टी के बाद वह भी बाहर घूमने ही निकल गया था। पुष्पराज ने जब फोन पर यह बातें सुनी तो वह जल्दी से आया
उसका दिल तो नहीं मान रहा था कि दीनदयाल अंकल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब सबूत सामने था। बेड पर एक गहना नहीं था। दीनदयाल जी को गए हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे। कुछ बताकर नहीं गए थे। बच्चों को भी कुछ पता नहीं था। ममता ने कहा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे कि कुछ करोगे? देखो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पुलिस को खबर करो कि उन्हें पकड़कर लाए। आखिर वह वृद्धा आश्रम ही जाएंगे और कहाँ। पुष्पराज बिना मन के बोला, ठीक कह रही हो, अब पुलिस को ही बताना पड़ेगा। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। ममता दौड़कर दरवाजा खोली तो सामने दीनदयाल अंकल जी थे। उसने कहा, अंकल जी आप कहाँ चले गए थे? हम लोग कितना परेशान थे आपके लिए। दीनदयाल जी ने कहा, बेटी तुम्हारा आज शादी का सालगिरह था। मुझे पहले से तुम लोगों ने बताया नहीं था। तुम लोगों की वजह से मेरे जीवन में वापस से खुशियां आई है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था। यह सुनकर वह आश्चर्य में पुष्पराज की तरफ देखने लगी। गिफ्ट? अंकल जी उसकी क्या जरूरत थी? दीनदयाल जी ने छोटे से थैली को निकाला और बोला, लो, इसमें मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी लेकर आया हूँ बेटा। तुम्हारे बेड पर तुम्हारे जेवर पड़े हुए थे। उसमें से यह तुम्हारी एक नकली अंगूठी थी जो मैंने माप के लिए ले लिया था। बाकी के तुम्हारे जो जेवर बेड पर थे उसे मैंने बंद करके संभाल कर तुम्हारी अलमारी में रख दिया है। तुमने देखा कि नहीं? बात को छुपाते हुए ममता ने कहा, वो अंकल मैंने देखा नहीं। होंगे आपने रखा है तो। और फिर वह उस अंगूठी को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीनदयाल जी ने कहा, बेटी मेरे जीवन के अंतिम कीमती चीज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बेटी। ना जाने यह सांसें तुम्हारे अगले सालगिरह तक मेरे इस शरीर में रहती है कि नहीं। जब मैं ट्रक ड्राइवर था मुझे अंगूठी पहनने का बहुत शौक था। स्टीयरिंग पर मैं चारों उंगलियों में जब अंगूठी पहनकर हाथ रखता था, अपनी अंगूठियों को देखता मुझे बहुत अच्छी लगती। मैंने तो अपनी सारी चीजें अपने बेटे के लिए बेचकर उसकी पढ़ाई में लगा दिया। बस यही एक अंगूठी मेरी उंगली में रह गई थी। आज मैं वह तुम्हें गिफ्ट के रूप में देता हूँ। बेटी इसे खुशी दिल से स्वीकार कर लो, अपने इस पिता का आशीर्वाद समझकर। आज यह सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय एक बार उसे फिर से कोसने लगा। पहले ही उसने दीनदयाल जी को ऊपर शक करके बहुत बुरा किया था। आज उसने फिर एक बार बुरे व्यक्ति के ऊपर गलत शक किया। वह उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी। अंकल जी आप जरूर मेरे पिछले जन्म के पिता ही हैं, वरना इतना अच्छा रिश्ता कौन निभाता है। अंकल जी आपने आज मेरा दिल जीत लिया। आज से सच में आप मेरे पिता समान ही हैं। आज से मैं आपको अंकल जी नहीं पिताजी कहकर बुलाऊंगी। ममता को इस तरह से इमोशनल होता हुआ देख पुष्पराज की भी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मैं तो पहले से ही पिता समझता था। मेरे दोस्त के पिता तो पिता ही हुए ना। मुझे नहीं पता था कि दोस्त इतना दगाबाज है। लेकिन आज से आप अकेले नहीं हैं और ऐसा कभी मत कहिएगा कि यह आपके जीवन की अंतिम पूंजी है। आज से जो हमारा है वह आपका भी है। आप अब अकेले नहीं हो। दीनदयाल जी दोनों के साथ अब खुशी से रहने लगे थे। ममता और पुष्पराज को दिल से आशीर्वाद दे रहे थे। अब वह उस घर में एक सदस्य बनकर, पिता बनकर, दादाजी बनकर रहने लगे थे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।